पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और आज हम बात करेंगे नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। मुगल साम्राज्य की समाप्ति के बाद 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का सृजन हुआ। ये राज्य थे रोहेलखंड, जाट, राजपूत, अवध के नवाब, बंगाल, हैदराबाद के निजाम, मैसूर राज्य का हैदर अली और पंजाब के सिख और मराठे। इसके अलावा 18वीं सदी मुगलों के पतन और भारतीय राज्य क्षेत्रों में आई यूरोपियन जातियों के पारस्परिक संघर्ष की भी सदी रही। दक्कन के निजाम के बारे में हम बात करें तो दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिन किलिच खां और उसके पूर्वज समरकंद के निवासी थे। उसका पिता गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम औरंगजेब की सेवा में था। सम्राट बनने के बाद फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी तथा खान खाना और निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग की उपाधियां प्रदान की, किंतु फर्रुखसियर के समय में ही उसे दक्कन से हटा दिया गया। बाद में वो मालवा का सूबेदार बना। मालवा में रहते हुए निजाम ने अपनी शक्ति को मजबूत किया और उस अपनी बढ़ती शक्ति को देखकर सैयद बंधुओं ने उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसे मालवा से हटाने की योजना बनाई गई, लेकिन उसने षड्यंत्र कर दक्कन के सूबेदार और सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली की हत्या करवा दी। एक बार पुनः उसे दक्कन की सूबेदारी मिल गई। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त कर लिया। दिल्ली दरबार में अपने विरोधियों के षड्यंत्र और मोहम्मद शाह की निष्क्रियता से रुष्ट होकर वो बादशाह की अनुमति लिए बिना ही 1723 ईस्वी में दक्कन वापस लौट गया। हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां को निजाम के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिज खां एवं निजामुल मुल्क के बीच सूकर खेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाजीराव की सहायता से निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित किया और इसी युद्ध के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का स्वामी बन गया। अंत में विवश होकर सम्राट मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। निजामुल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। एक हिंदू दीनानाथ को निजामुल मुल्क ने अपना दीवान बनाया। 1721 में से 1727 तक मैत्रीपूर्ण संबंधों के बावजूद निजाम मुल्क मराठों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः बाजीराव ने पालखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क को पराजित किया और 6 मार्च 1728 को निजामुल मुल्क और बाजीराव के बीच मुंशी शिव गांव की संधि हुई, जिसके अंतर्गत निजामुल मुल्क ने साहू को दक्षिण की चौथ और सरदेश मुखी देने और कोल्हापुर के शंभूजी, जो शिवाजी के वंशज थे, को किसी भी प्रकार का आश्रय न देने पर सहमत हो गए। 21 मई 1748 ईस्वी को आसफ जाह निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुत्र नासिर जंग और उसके भतीजे मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप विदेशी शक्तियों को हैदराबाद के निजाम राज्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने का अवसर मिल गया। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ और मराठों की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हैदराबाद का कोई भी शासक योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ। अंततः सितंबर 1798 में हैदराबाद के तत्कालीन निजाम अली ने वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। उस समय हैदराबाद के शासक अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा पहला राज्य था जिसने वेलिजली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। अब हम बात करेंगे राजपूत राज्य की। राजपूत औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गए। 18वीं शताब्दी के राजपूतों में 2 प्रमुख राज्य मारवाड़, जो जोधपुर, आमेर, जयपुर था। औरंगजेब की नीतियों से मेवाड़ के राजा राणा तथा मारवाड़ के अजीत सिंह दोनों असंतुष्ट थे। अम्बेर के राजा जयसिंह भी उच्च मनसब न मिलने के कारण नाराज रहते थे। 1707 ईस्वी में अजीत सिंह अपने को स्वतंत्र घोषित कर
जोधपुर से शाही फौजदारी को निकाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1708 ईस्वी में मुगल सेना और अजीत सिंह की सेना के साथ मेड़ता के पास मुठभेड़ हो गई। अजीत सिंह परास्त होकर मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। 1714 ईस्वी को मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर से मजबूरी में करना पड़ा। राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने का प्रयास भी किया। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए कुएं, सड़कें, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। कन्या के विवाह पर अधिक धनराशि खर्च न हो, इसके लिए कानून बनाया। अपने शासनकाल में उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। 18वीं शताब्दी में दिल्ली के पश्चिम में 100 मील से लेकर भारत के पश्चिम तट तक समस्त राजपूताना राजपूतों के अधीन था, परंतु राजपूतों के आंतरिक विवादों, षड्यंत्रों और विश्वासघातों ने उन्हें शक्तिहीन कर दिया। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही वे मराठों से हार गए। समकालीन राजपूतों में आमेर के समाई मिर्जा राजा जयसिंह का स्थान सर्वोपर था। राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक एवं वैज्ञानिक थे। इन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। किसको? जयपुर को। और 1876 ईस्वी में तत्कालीन महाराजा समाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था और तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगर पड़ा। भरतपुर का जाट राज्य के बारे में हम बात करेंगे। दिल्ली, मथुरा और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में कृषि कार्य करने वाले जमींदार जाट के नाम से जाने जाते थे। जाट लोगों ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। सबसे पहले विद्रोह तिलपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया। 1686 ईस्वी में राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया। राजा राम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में दफनाए गए अकबर के अस्थि पंजर को निकालकर जला दिया था। राजा राम के बाद जाट नेतृत्व चूड़ामन के हाथों में आ गया। चूड़ामन ने भरतपुर के जाट राज की नींव डाली और उसकी थीम नामक स्थान पर एक मजबूत किला बनवाया। 1721 में आगरा के सूबेदार जयसिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने दुर्ग को जीत लिया और चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा था। चूड़ामन के बाद उसने जाटों का नेतृत्व किया। उसने अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए दींग, कुबेर, वेद, भरतपुर में ये 4 दुर्ग बनाए। इसलिए बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने नादिर शाह के आक्रमण के बाद मथुरा आधिपत्य जमा लिया। अहमद शाह अब्दाली ने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया और बदन सिंह को राजा की उपाधि दी और उसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया। बदन सिंह के बाद 1756 में सूरजमल ने जाटों का नेतृत्व संभाला और इसने इस जाट राज्य को अपनी चतुराई, सुबुद्धि और स्पष्ट दृष्टि दी एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य कायम किया। उसके राज्य में आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ शामिल थे। लोग उसे जाटों का अफलातून का मतलब प्लेटो कहते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट सूरजमल के नेतृत्व में मराठों का सहयोग करना चाहते थे, लेकिन सदाशिव राव भाव ने मतभेद होने के कारण अलग हो गए। 1763 ईस्वी में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज अवसान की ओर बढ़ने लगे, मतलब वो कमजोर होने लगे। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह राजा बना। उसके बाद रतन सिंह, केहर सिंह और नवल सिंह ये क्रमशः शासक हुए। 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी के साथ जाट शासन का अंत हो गया। अब हम बात करेंगे रुहेल और बंगस पठान के बारे में। 18वीं शताब्दी में गंगा घाटी के आसपास रुहेलखंड नामक एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। इसकी स्थापना एक अफगान वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने किया था। इस राज्य का विस्तार उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक फैला था। इसकी राजधानी पहले आंवला, जो बरेली में पड़ती, और बाद में रामपुर हुई। इस स्वतंत्र राज्य का अवध दिल्ली, जाटों और मराठों से निरंतर संघर्ष होता रहता था।
1742 ईस्वी में हाफिज अहमद खां रुहेलखंड का शासक बना। इसके शासन में 1774 ईस्वी में अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने हेस्टिंग से संधि कर मीरनपुर कटरा के युद्ध में रहमत खां को पराजित कर रुहेलखंड का अधिकांश भाग अपने राज्य में मिला लिया। शेष बचे हुए भाग से रामपुर रियासत की स्थापना हुई और इसका उत्तराधिकारी अली मोहम्मद खां का पुत्र फैजुल्लाह खान को बनाया गया। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के शासनकाल में एक अन्य अफगान मोहम्मद खां बंगस ने वर्तमान अलीगढ़ और कानपुर के बीच का क्षेत्र व फर्रुखाबाद का कुछ भाग अधिकार में ले लिया। स्वतंत्र बंगस पठान राज्य की स्थापना की, लेकिन यह राज्य ज्यादा समय तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सका। 1728 में बुंदेलखंड के शासक महाराणा छत्रसाल ने मराठों की सहायता से बंगस को पराजित कर उसे राज्य के अधिकार में कर लिया। सिख राज्य की अगर हम बात करें तो सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। लेकिन इनका जन्म रावी नदी के तट पर आधुनिक ननकाना साहिब, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, के तलवंडी नामक स्थान पर खत्री कुल में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम कालूजी मेहता और माता का नाम श्रीमती तृप्ता देवी था। नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था। नानक द्वारा देश में की गई यात्रा को उदासी संज्ञा से नवाजा जाता है। इनको काली बेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपूजी में संकलित किया गया है। इनकी उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन के आदि ग्रंथ के जपूजी में संकलित किया गया है। नानक पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर नामक स्थान पर हुई और अपना उत्तराधिकार अपने शिष्य लहना को बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु नानक सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और महान संत चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास के समकालीन थे। इनकी मृत्यु हुमायूं के समय हुई। बाबर के विषय में आपने बाबर वाणी नामक रचना के बारे में विचार व्यक्त किए थे। सिख पंथ में गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहा है। इसमें 10 गुरु माने गए हैं, जिनके नाम हैं क्रमशः गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु अंगद के बारे में अगर हम बात करें तो सिखों के ये दूसरे गुरु अंगद नानक के शिष्य और खत्री कुल से उत्पन्न हुए थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। अंगद जी गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे और गुरु गद्दी का निर्माण खादुर में किया। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया और गुरु अंगद की राजनीति में कोई अभिरुचि नहीं थी। फिर भी बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह से परास्त हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से भेंट की थी। गुरु अमरदास का कार्यकाल 1552 से 1574 ईस्वी तक माना जाता है। गुरु अंगद के उत्तराधिकारी अमरदास थे। ये वैष्णव धर्मानुरागी थे और गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित कर सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर धर्म प्रचारार्थ एक महंत की नियुक्ति की। सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति लवन प्रारंभ किया। लवन क्या है? ये एक सिखों में एक विवाह पद्धति का नाम है और इनकी कुछ रचनाएं हैं आदि ग्रंथ में संकलित हैं। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। एक सम्राट अकबर स्वयं गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी और गुरु की पुत्री बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव प्रदान कर दिए थे। गुरु रामदास ने अपने शिष्य और दामाद रामदास को सिखों का चौथा गुरु बनाया। गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। इसी जमीन पर रामदास ने अमृत शहर नामक शहर बसाया। गुरु रामदास ने
अनुयायियों को रामदासी संज्ञा प्रदान की। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करें तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के पुत्र थे। सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी और ये अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरिमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। और हरमिंदर साहिब के निर्माण का शिलान्यास कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियां मीर ने किया था। इसके अलावा तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहरों का बसाव भी गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। निर्माण कार्य के निमित्त धन एकत्र करने वाले अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। कुछ लोग उन्हें मसंद और नौरा की संज्ञा देते थे। अर्जुन देव अपने अनुयायियों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने लगे थे और उनकी आज्ञा थी कि उनके शिष्य अपनी आय का 10वां भाग धर्म की वृद्धि के लिए अर्पित करें। उनका एक प्रमुख कार्य आदि ग्रंथ की रचना और इसमें 5 सिख गुरुओं एवं 18 हिंदू संतों के उपदेश का संग्रह किया गया है। सूफी संत बाबा फरीद, बौद्ध मतावलंबी जयदेव, हिंदी भाषी संत कबीरदास, रैदास, रामदेव, रामानंद जैसे संतों का उल्लेख आदि ग्रंथ में किया गया है। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद और कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की थी। परिणाम स्वरूप मुगल शासक जहांगीर ने कठोर यातना देकर उन्हें 30 मई 1606 ईस्वी में बंदी गृह में मार डाला था। अब हम बात करते हैं गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को राजसत्ता के प्रतीकों का धारण करने की व्यवस्था दी। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त वंगा का निर्माण करवाया, जिस पर बैठकर वे अपने अनुयायियों से मिला करते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था दी। सिखों में सैनिक भावना, शिक्षा और शस्त्र धारण कराकर उनको एक लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी करवाई। मुगल सत्ता से हरगोविंद जी का संघर्ष चलता रहा। जहांगीर ने इन्हें अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया और वहीं पर 1644 ईस्वी में हरगोविंद की मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे गुरु हर राय। गुरु हर राय शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार में दारा सिकोह के पक्षधर थे। दारा सिकोह उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित होने के बाद गुरु हर राय से मिला था। इसी कारण औरंगजेब सुल्तान बनने के बाद उन्हें दिल्ली हाजिर होने की आज्ञा दी, किंतु गुरु स्वयं ना जाकर अपने पुत्र राम राय को भेजा। राम राय ने दिल्ली पहुंचकर औरंगजेब को प्रसन्न करने हेतु कुछ ऐसा कार्य किया जो गुरु हर राय के आदर्शों के विरुद्ध था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र हरकिशन को बना दिया। गुरु हरकिशन हर राय के छोटे पुत्र और राम राय के भाई थे। इनका भाई राम राय से गद्दी का विवाद हो गया। हरकिशन की मृत्यु शीघ्र ही चेचक से हो गई। राम राय ने देहरादून में अपनी एक अलग गद्दी स्थापित की और उनके अनुयायियों को राम राई कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर। इनका कार्यकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक माना जाता है। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। असोम के एक शासक ने इनका नाम पर असोम में गुरटीला बनवाया था और अपनी गद्दी माखोवाल अमृतसर में बनवाई। उत्तराधिकार के विवाद के कारण इनके समय में गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए थे। आपने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुखर विरोध किया। कश्मीर के गवर्नर की बर्बर कार्रवाई की आलोचना की। मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, लेकिन इनकार करने पर उनकी हत्या करवा दी। इन्हीं की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया और आपने आनंदपुर नामक नगर भी बसाया था। अब हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया और इन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में परिणित करने के लिए 1699 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की।
लुप्त आदि ग्रंथ को दसम पातशाह का ग्रंथ की संज्ञा से पुनः संकलित करवाया और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। सिखों के लिए 5 ककास, केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने पाहुल नामक एक त्योहार चलाया। गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेशों में पाओंटा, जो हिमाचल प्रदेश में है, नामक स्थान की स्थापना करी और वहीं पर सैनिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें लड़ाकू सैनिक बनाया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी किया। उनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सैन्य शक्ति की सुदृढ़ता हेतु लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशगढ़ के किले बनवाए। 80,000 सैनिकों की खालसा सेना तैयार की। इनका मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंध था। 1708 ईस्वी में नांदेड़, जो महाराष्ट्र में है, नामक स्थान पर एक पठान अजीम खां ने उनकी हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह हिंदी, संस्कृत, फारसी के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने पुरुष सिखों को सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। इस संबंध में उनका विचार था, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये गुरु गोविंद सिंह का कहना था। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बन गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसम प्रदान किया था और उनकी मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाल लिया। बंदा बहादुर के बारे में अगर हम बात करें तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में हुआ था। इनका अन्य नाम माधव दास बैरागी था। आरंभ में ये वैरागी स्वभाव के थे। युवावस्था में ही ये घर छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चल दिए। दक्षिण में ही महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। गुरु से आकर्षित होने के कारण वह अपने आप को गुरु के बंदे के रूप में प्रस्तुत किया और कारण स्वरूप उनका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर पंजाब भेजा, जहां इनका नाम गुरबख्श सिंह हुआ। इस प्रकार ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता हुए, जिन्होंने सबसे पहले सिख राज्य की स्थापना को मूर्त रूप प्रदान किया। बंदा बहादुर ने पंजाब में सिखों और किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया। अपने सैन्य बल के आधार पर सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित कर 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहां पर गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए, सिख राज्य की मोहर बनवाई और बंदा बहादुर ने वाहे गुरु जी का खालसा के स्थान पर फतह दर्शन का नारा दिया। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के युद्ध में बंदा बहादुर को कैद कर लिया गया और वहां से दिल्ली लाया गया, जहां फर्क्सियर ने उसे मृत्युदंड दे दिया। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख 2 दलों में बट गया। पहला बंदाई और दूसरा तत् खालसा। बंदाई बंदा बहादुर के अनुयायी थे और तत् खालसा कट्टर सिख पंथी थे। सिखों में सरबत खालसा और गुरमत्ता प्रथाओं का प्रचलन हुआ। 1726 ईस्वी में पंजाब के मुगल सूबेदार जकारिया खान ने फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता प्रदान किया। 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने अलग अलग जत्थों में बटे पंजाब के सिख कृषकों को संगठित कर दल खालसा की स्थापना की। इसके नेता नवाब कपूर सिंह थे। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। 1753 ईस्वी में दल खालसा संगठन ने राखी प्रथा का प्रचलन किया। सिखों ने 1764 में पंजाब से अफगान आक्रमणकारियों के प्रभाव को समाप्त कर देग तेग फतह मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया, जो उनके संप्रभुता का द्योतक है। 1763 ईस्वी से 1773 ईस्वी के मध्य पंजाब में जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया। अब हम बात करेंगे
महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावा गांव में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ। 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई। महासिंह की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह की माता राजकौर और इनकी सास सदा कौर और दीवान लखपत राय के नेतृत्व में एक प्रतिशासन परिषद का गठन किया गया। परिषद ने 1792 से 1797 तक शासन कार्यों का संचालन किया। 1797 ईस्वी में शासन की समस्त बागडोर रणजीत सिंह को स्वयं अपने हाथों में ले लिया। 18 वर्ष की उम्र से ही रणजीत सिंह ने अपनी विजय अभियान प्रारंभ कर दिए थे। धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान आदि विजय प्राप्त करने में सफलता पाई। 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह, जो अफगानिस्तान का अमीर था, पंजाब विजय के लिए आया। उसने शीघ्र ही लाहौर सहित पंजाब के एक विशाल भाग पर अधिकार कर लिया। उसी समय उसकी अनुपस्थिति में काबुल में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिससे वो शीघ्र ही काबुल चला गया। जब वो चिनाब नदी पार कर रहा था तब उसकी 12 तोपें नदी के दलदल में फंस गई। शाह के पास तोपें निकालने का समय नहीं था। रणजीत सिंह ने उसे आश्वासन दिया कि मैं इन तोपों को निकलवाकर काबुल भेज दूंगा। रणजीत सिंह ने तोपें निकलवाकर उन्हें काबुल पहुंचा दिया और जमान शाह ने उसे लाहौर का शासक स्वीकार किया। इस प्रकार 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हो गया। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया और 1807 ईस्वी में उसने अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह सतलज नदी पार कर फरीदकोट और मालेरकोटा तथा अंबाला को जीत लिया। रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा कंपनी सरकार के लिए गंभीर समस्या का धारण कर रही थी। जबकि अंग्रेज पंजाब को नेपोलियन के विरुद्ध एक मोर्चा बनाना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि रणजीत सिंह पूर्व में सतलज से आगे न बढ़ सकें और अंग्रेजों का मित्र रहकर बाह्य शत्रुओं के विरुद्ध उनकी सहायता करें। उसी उद्देश्य से लॉर्ड मिंटो और चार्ल्स मेटकॉफ को दूत बनाकर रणजीत सिंह के पास भेजा गया। कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। इस संधि में कुछ बातें तय हुई। पहली बात, सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया जाए और दूसरी बात यह थी कि सतलज के दक्षिण पूर्व की ओर सिख राज्य अंग्रेजों के संगठन में माने गए। लुधियाना में अंग्रेजी सेनाएं रखी गईं। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया, अर्थात पूरब के राज्य अंग्रेजों के पास चले गए। 1818 में रणजीत सिंह ने खड़ग सिंह और दीवान चंद के 1818 ईस्वी में रणजीत सिंह ने खड़ग सिंह, दीवान चंद के सेनापतित्व में मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कश्मीर, अटक और डेरा जाट पर भी रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। कश्मीर में अता मुहम्मद खान खैल का राज्य था। 1819 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ग सिंह और दीवान चंद के सेनापतित्व में पुनः एक विशाल सेना कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। इस सेना ने सुपेन के युद्ध में विजय प्राप्त की और कश्मीर का एक भाग सिख साम्राज्य के अधीन आ गया। इसके बाद 1821 ईस्वी में डेरा जाट और 1834 ईस्वी में पेशावर और 1836 ईस्वी में लद्दाख पर विजय प्राप्त कर ली। 1836 में पश्चिमोत्तर सीमांत की समस्या काफी गंभीर हो गई। अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद रणजीत सिंह से पेशावर छीनना चाहता था और इस कार्य में वो अंग्रेजों की सहायता का इच्छुक भी था। फिर भी रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए दोस्त मोहम्मद ने संधि करना अंग्रेजों के लिए अत्यंत आवश्यक था, किंतु रणजीत सिंह को भी वह लोग क्रुद्ध करना नहीं चाहते थे। इसलिए दोस्त मोहम्मद को सहायता देना अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब दोस्त मोहम्मद ने रूस से मित्रता स्थापित कर ली और ऑकलैंड ने उसे पदमुक्त करने के लिए षड्यंत्र रचा। शाह सूजा को अफगानिस्तान का अमीर बनाने के लिए 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि कर ली गई और इस संधि में महाराजा रणजीत सिंह भी शामिल थे। इस संधि के बाद ही प्रथम अफगान युद्ध प्रारंभ हो गया। 1831 ईस्वी में भावलपुर की विजय के बाद रणजीत सिंह ने
कुछ बलोच प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और शिकारपुर तक उनका राज फैल गया। शिकारपुर सिंध का व्यापारिक द्वार था और यहाँ पर अधिकांश जनता सिख होने के कारण महाराजा का अधिकार सरलतापूर्वक हो सकता था। लेकिन अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण महाराजा को अपनी योजना समाप्त करनी पड़ी। 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सम्मुख सिंध के अमीरों से संधि कर ली और महाराजा की सिंध विजय की आकांक्षा का अंत रोपड़ की संधि द्वारा हो गया। 1838 में सिंध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया, जिससे पंजाब उस पर अपनी लालची दृष्टि न डाल सके। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु से सिखों की संधि विजय की आकांक्षा का समापन हो गया। अंग्रेजों और सिखों के आपसी संबंध कैसे थे? रणजीत सिंह ने हमेशा अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया, चाहे उनकी आंतरिक भावना अंग्रेजों के प्रति कुछ भी रही हो। और उन्होंने 1809 में हुई अमृतसर की संधि का निरंतर पालन किया। 1814 से 1816 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध और 1824 से 1826 ईस्वी में आंग्ल बर्मा युद्ध के अवसर पर अंग्रेजों को प्रारंभ में तो कठिनाई हुई, लेकिन रणजीत सिंह ने उनसे लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने नेपाल को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया था। तीसरा मराठा युद्ध में जब नागपुर का भोसले भागकर रणजीत सिंह से सहायता मांगने गया, तब उन्होंने इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1825 ईस्वी में जब भरतपुर के राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध उससे सहायता मांगी, तब भी उसने इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के प्रति मित्रता का भाव कभी नहीं रखे, बल्कि हमेशा उसकी प्रगति में बाधा उपस्थित की और कठिनाइयों से लाभ उठाने का प्रयास किया। 1826 ईस्वी में वहाबी जाति ने रणजीत सिंह के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा की, जिसकी तैयारी उन्होंने अंग्रेजी सीमाओं में की और रणजीत सिंह पर आक्रमण किया। अंग्रेज ये जानते थे, लेकिन उन्होंने वहाबियों के कार्यों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों का मानना था कि यदि पठान उत्तर पश्चिम सीमा पर सिखों का विरोध करते रहेंगे तो रणजीत सिंह की शक्ति कमजोर होगी, जिससे अंग्रेजों को लाभ होगा। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सिंध की तरफ नहीं बढ़ने दिया, लेकिन स्वयं सिंध में अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास किए। जबकि रणजीत सिंह ने शिकारपुर पर अधिकार करने का प्रयास किया, तब अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक अंग्रेजों की जबरदस्ती उस समय स्पष्ट हो गई जब 1835 में अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अपना अधिकार कर लिया और जिस पर वह रणजीत सिंह का स्वामित्व स्वीकार कर चुके थे। फिरोजपुर अंग्रेजों के लिए सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और सिख राजधानी लाहौर के बहुत निकट था। इस प्रकार यह निश्चित है कि यद्यपि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को अप्रसन्न करने का कोई अवसर नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज उस और रणजीत सिंह की मित्रता का कोई ध्यान नहीं रखा। 1838 में अंग्रेजों शाह सूजा और रणजीत सिंह के बीच एक त्रिदलीय संधि हुई। उसमें भी अंग्रेजों का ही हित था और रणजीत सिंह केवल अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए उसमें सम्मिलित हुई। अनेक इतिहासकारों ने अंग्रेजों के प्रति रणजीत सिंह की इस नीति को उचित बताया। उनका मानना था कि यथार्थवादी और वो जानता था कि अंग्रेज उससे अधिक शक्तिशाली हैं। उनका विरोध करके उनसे युद्ध करने का अर्थ अपने राज्य का सर्वनाश करना है। रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मध्ययुगीन शासकों की ही तरह रणजीत सिंह भी एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी और वही राज्य का कानून निर्माता, शासन प्रशासन प्रबंधक, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोपरि सेनापति था। लेकिन व्यवहार में रणजीत सिंह एक उदार निरंकुश शासक था। वो अपने को सिख राष्ट्रमंडल या खालसा का सेवक मानता था। इसी कारण वो अपनी सरकार को सरकार-ए खालसा कहलाता था। महाराजा ने केंद्रीय शासन के संचालन के लिए 5 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जो हर विषय पर उसे सलाह प्रदान करते थे। इनमें सबसे प्रमुख वजीर का पद था। यह सभी अन्य मंत्रियों से अधिक शक्तिशाली होता था, क्योंकि यही मुख्यमंत्री हुआ करता था। ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का वजीर था। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण मंत्री वैदेशिक मंत्री था। फकीर अजीजुद्दीन ने इस पद पर अपना काम किया। प्रधान सेनापति महाराज
का सुरक्षा मंत्री था। इसी प्रकार वित्त मंत्री की नियुक्ति भी की जाती थी। भगवान दास और दीनानाथ इन दोनों वित्त मंत्रियों के नाम उल्लेखित हैं। इसके अतिरिक्त शासन के विभिन्न कार्यों में मदद करने के लिए 12 अलग विभाग बनाए गए। 4 विभाग जो मुख्य थे वो थे दफ्तर-ए आब वाब उल माल। ये विभाग भू राजस्व और अन्य आय के स्रोतों का विवरण रखता था। दूसरा विभाग था दफ्तर-ए तोहिजात। ये विभाग राज परिवार के खर्च और अन्य व्यवस्था का प्रबंध करता था। तीसरा विभाग था दफ्तर-ए मवाजात। ये सभी कर्मचारियों, सैनिक और असैनिक के वेतन का विवरण रखता था। चौथा विभाग था दफ्तर-ए रोजनामचा। ये राजा के प्रतिदिन के खर्चों का विवरण रखता था। प्रांतीय प्रशासन में शासन की सुविधा की दृष्टि से रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 सूबों में विभाजित कर दिया था: लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। सूबा के मुख्य अधिकारी को नाजिम कहते थे। प्रत्येक प्रांत आज की तरह परगने यानी जिले में बटे होते थे और उसका प्रमुख करदार होता था, जैसे आजकल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। परगने तालुकों में बटे थे। तालुकों मतलब तहसील टाइप का, जिनका प्रमुख तालुकदार होता था और प्रत्येक तालुक गांव या मौजों में बटा था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था, जहां पर ग्राम पंचायत प्रशासनिक कार्य संपादित करती थी। भू राजस्व व्यवस्था में राज्य की लगभग 2/3 वार्षिक आय कृषि से ही आती थी। इस प्रकार भूमि कर राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत था। भूमि कर उत्पादन के 33 से लेकर 40% तक होता था। कर निर्धारण की पद्धति राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग थी। बटाई प्रथा 1823 तक चलती रही। कुछ क्षेत्रों में 1824 से 1834 ईस्वी तक कनकूत व्यवस्था थी, जिसके तहत कर वसूली उपज को आधार बनाकर नकद ली जाती थी। राज्य के कुछ भागों में नीलामी योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक कर वसूली अधिकार ऊंची बोली लगाने वालों को दे दिया जाता था। भूमि कर के अलावा राज्य की आय के 2 अन्य साधन सीमा शुल्क और आबकारी कर थे। जागीरों के से भी राज्य को आमदनी होती थी। सैन्य प्रशासन कैसा था रणजीत सिंह का? रणजीत सिंह ने सबसे अधिक ध्यान सेना की ओर दिया। उनके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। सेना के बल पर ही रणजीत सिंह ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह की सेना के 2 भाग थे। फौज-ए-आम, ये स्थानीय सेना थी और इसके 3 विभाग थे: पैदल, घुड़सवार और तोपखाना। दूसरा था फौज-ए-खास। इस सेना का संगठन 1822 ईस्वी में जनरल वेंतुला और जनरल एलार्ड और जनरल कोर्ट और कर्नल गार्डनर द्वारा किया गया था। इसमें 4 पैदल सैनिकों की बटालियनें, 2 घुड़सवार बटालियनें और एक समृद्ध तोपखाना तथा इलाही बख्श तोपखाने का अधीक्षक था। कोर्ट और गार्डनर ने तोपखाने का पुनर्गठन किया था। फौज-ए-बेकवाइद, ये सेना के अंदर एक ऐसा विभाग था जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक होते थे, जो 2 प्रकार के होते थे: घुड़ चढ़ा और मिसलदार। सैनिकों का वेतन सैनिकों को नकद रुपए में नियमित रूप से दिया जाता था। पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कभी कभी जागीरें दे दी जाती थी। रणजीत सिंह की सेना में अनेक विदेशी जातियों के लगभग 40 अफसर कार्य करते थे, जिनमें जर्मन, यूनानी, रूसी, अंग्रेज, अमरीकी, फ्रांसीसी, स्कॉटलैंड, स्पेन और एंग्लो इंडियन निवासी भी शामिल थे। कुछ विदेशी अधिकारी उच्च पदों पर भी पहुंचे, जिनमें जनरल कोर्ट, एलार्ड, वेंतुला, एविटेबल और गार्डनर थे। इनमें कोर्ट और गार्डनर ने तोपखाने का पुनर्गठन किया। एलार्ड घुड़सवारों और वेंतुला फौज-ए-खास का कार्यवाह था। इन यूरोपीय अफसरों में से कुछ सिविल प्रशासन के उच्च पदों पर भी रहे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वेंतुला कुछ समय के लिए डेरा जात का गवर्नर रहा और एविटेबल को 1837 में पेशावर का गवर्नर बनाया गया। न्याय व्यवस्था में रणजीत सिंह ने प्राचीन न्याय पद्धति को ही अपनाया था। उनके राज्य में लिखित कानून और दंड व्यवस्था का अभाव था। अधिकांशतः ग्रामीण जनता स्वयं ही अपने झगड़ों का निर्णय कर लेती थी। कस्बों में करदार न्याय विभाग के कर्मचारी होते थे। नगरों में नाजिम न्याय का कार्य करते थे। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय अदालत उल आला होती थी, जिसका प्रधान पद महाराजा स्वयं ग्रहण करते थे। अपराधियों को अधिकतर जुर्माने का दंड मिलता था। प्राण दंड बहुत कम दिया जाता था। कारागाह के
दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं न्यायप्रिय थे और उनका न्याय निष्पक्ष होता था। रणजीत सिंह के बाद का पंजाब। 27 जून 1839 को पक्षाघात के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, यानी हार्ट अटैक। उसके बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। ध्यान सिंह उनका प्रधानमंत्री था, यानी वजीर था। कुछ समय बाद दरबार में विरोध के कारण खड़ग सिंह को गद्दी से हटाकर बंदी बना लिया गया और उसके स्थान पर उसके पुत्र नौनिहाल सिंह को सिंहासन पर बैठाया गया। यह एक योग्य शासक था और उसने अपने राज्य में पुनः मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित की। वो दरबार से डोगरा बंधुओं गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुच्चा सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहा, क्योंकि वह शेर सिंह के समर्थक थे। से एक दुर्घटना में 1840 ईस्वी में नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। नौनिहाल सिंह की विधवा इस समय गर्भवती थी। परिणाम स्वरूप राजमाता चांद कौर उस भावी पौत्र की तरफ से 5 नवंबर 1840 ईस्वी को शासन की लॉकडाउन अपने हाथ में ले। लेकिन 17 जनवरी 1840 में डोगरा बंधुओं ने शेर सिंह को शासक बनाया। ये शेर सिंह रणजीत सिंह का एक अन्य पुत्र था। अजीत सिंह ने शेर सिंह और वजीर ध्यान सिंह की हत्या 1843 ईस्वी में कर दी। सितंबर 1843 में रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया। दलीप सिंह की माता रानी जिंदा कौर उर्फ रानी छिंदन उसकी संरक्षिका बनी और वजीर लाल सिंह बना, जो रानी जिंदा का प्रेमी था। तेजा सिंह को सेना का नया सेनापति बनाया गया। इस प्रकार 1839 से 1845 तक 6 वर्षों में ही 4 राजा और 4 वजीर बदल चुके थे। लाल सिंह खालसा सेना के सहयोग से वजीर बना और सेना कहीं उसे पदमुक्त न कर दे, लाल सिंह और रानी जिंदा ने अपने निजी स्वार्थों के चलते खालसा सेना को हमेशा अंग्रेजों से उलझाए रखा। पहला अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने हरीके और कसूर के बीच से सतलुज को पार किया और सर होंगफ के अधीन अंग्रेज सेना से टक्कर ली। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने युद्ध की घोषणा कर दी और यह कहा कि राजा दलीप सिंह के राज्य का वो भाग जो सतलुज की बाईं ओर है, वो आज से अंग्रेजी राज्य में मिलाया जा रहा है। सिख सेना के प्रधान सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और कैप्टन निकलस के अनुसार उसने संदेश भेजा कि यदि वो यानी अंग्रेज उसे और बीबी साहिबा को अपना मित्र समझें तो वो अपनी शुभेच्छा के प्रदर्शनार्थ अपनी सेना को 2 दिन तक रोक सकेगा। इस युद्ध में 4 लड़ाइयां मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल ऐसी हुई जो निर्णायक नहीं हुई। केवल 5वीं सबराओं की लड़ाई जो 10 फरवरी 1846 को हुई निर्णायक सिद्ध हुई। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण ही सिखों की पूर्णतया हार हो गई। अंग्रेज सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया गया। और इस संधि में क्या मुख्य बातें थी? पहली बात, सतलज नदी के दक्षिण ओर के सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। सिखों की सेना में कमी कर दी गई, उसमें केवल 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार रहने दिए गए। लाहौर दरबार को 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हर्जाना देना था। चूंकि दरबार के पास इतना रुपया नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने ब्यास की संधि तक का परवर्ती प्रदेश गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। शेष 50 लाख रुपए सिख राजकोष से अंग्रेजों को प्रदान किया गया। लाल सिंह को दलीप सिंह का मंत्री और जिंदा को उसकी संरक्षिका बनाया गया। दलीप सिंह की रक्षा हेतु 1 वर्ष तक लाहौर में अंग्रेजी सेना का प्रबंध किया। अंग्रेजी सेना को पंजाब में आने जाने का अधिकार मिल गया। लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। लाहौर की संधि अस्थायी सिद्ध हुई। हेनरी ने राजमाता जिंदा और लाल सिंह पर कश्मीर विद्रोह कराने का आरोप लगाकर पदमुक्त कर दिया। सिखों से 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि की। इस संधि के अनुसार पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों के समर्थक 8 सिख सरदारों की एक संरक्षण समिति बनाई।
और हेनरी लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एक अंग्रेजी सेना लाहौर में रखी गई जिसके खर्च के लिए 22 लाख रुपए वार्षिक दरबार को देना निश्चित कर दिया गया। जिंदा को 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने पंजाब में अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया। अंग्रेजों और सिखों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। सिख पुनः खालसा शक्ति को प्रतिष्ठापित करना चाहते थे। डलहौजी नए प्रदेश प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं खोना चाहता था। रानी जिंदा की 1.5 लाख वार्षिक पेंशन को कम करके 48,000 वार्षिक कर दिया गया। लाहौर दरबार के रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने सिख सेना को बड़ी संख्या में भंग करना आरंभ कर दिया। जनवरी 1848 तक 10,000 सैनिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। साथ ही प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों से सिखों को हटाकर अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति कर दी गई। अंग्रेज रेजिडेंट ने लाहौर दरबार के मुल्तान के गवर्नर मूलराज को त्यागपत्र देने पर विवश किया और मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इन घटनाओं से क्षुब्ध होकर सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह ने अंत में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का रूप धारण कर लिया। लाल डलहौजी ने सिखों के आक्रमण का सामना कर उन्हें पूरी तरह दबाने का निश्चय किया। गौफ के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक सेना ने रावी को पार कर चिनाब नदी के किनारे रामनगर में 22 नवंबर 1848 को सिखों से टक्कर ली। इस युद्ध में हार जीत का निर्णय नहीं हुआ। 13 दिसंबर को सादुलपुर में सिखों की अंग्रेजों से पुनः मुठभेड़ हुई जिसमें सिख सेना पीछे हट गई, लेकिन युद्ध का निर्णय अस्पष्ट रहा। इसके बाद 13 जनवरी 1849 को झेलम के तट पर चिलैयावाला का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके बाद 21 फरवरी 1849 को चिनाब के किनारे गुजरात का युद्ध हुआ जिसमें चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड गौफ के स्थान पर सेना का नेतृत्व दिया गया और उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया। यह अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इस परिणाम स्वरूप समस्त पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। 29 मार्च 1849 को लाल डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। मूल राज पर मुकदमा चलाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। पंजाब राज्य की व्यवस्था हेतु 3 सदस्यों की एक समिति गठित की जिसमें हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व का प्रबंधन और चार्ल्स मैसन को न्यायिक विभाग का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1849 में लाल डलहौजी द्वारा पंजाब पर अधिकार के बाद महाराजा दलीप सिंह को शिक्षण ग्रहण करने के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया। दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लाल डलहौजी ने प्राप्त किया जिसे बाद में ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया। अंग्रेजों की ओर से डॉक्टर लगून को दलीप सिंह का संरक्षक बनाया गया और इसी प्रभाव से दलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म ग्रहण किया और बाद में पंजाब लौटे और अपनी मातृभूमि से अगाध प्रेम के कारण उन्होंने पुनः सिख धर्म स्वीकार कर लिया था। अब हम बात करेंगे मैसूर राज्य की। तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर राज्य छिन्न भिन्न हो गया। परिणाम स्वरूप 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई जो विजयनगर राज्य का ही एक भाग था। 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, परंतु शासन की वास्तविक शक्ति 2 मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथ में थी। इसी समय हैदर अली का उदय मैसूर में हुआ। हैदर अली कौन थे? हैदर अली का जन्म मैसूर के कोलार जिले में 1721 में हुआ था और ये कोलार जिला कर्नाटक में है। उसका पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के राजा के यहाँ सेना में एक उच्च पद पर नियुक्त था। हैदर की योग्यता से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नंजराज ने उसे 1755 में डिंडीगुल के फौजदार का पद प्रदान कर दिया। फौजदार बनने के बाद उसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किया। पहला, अपनी निरक्षरता की कमी को दूर करने के लिए खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया और दूसरा, फ्रांसीसी की सहायता से 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। परंतु हैदर बड़ा महत्वाकांक्षी था। कुछ समय बाद उसने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करके प्रधानमंत्री नंजराज को बंदी बना लिया और स्वयं राजा के संरक्षक के रूप में शासन करना आरंभ कर दिया। 1761 में वो राजा के स्थान पर स्वयं मैसूर का शासक बन गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार की युद्धों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय और दक्षिण में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की कट्टर शत्रुता ने हैदर अली को अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करने की सुविधा प्रदान कर दी।
धीरे धीरे उसने आसपास के क्षेत्रों जैसे बेदनूर, सुंडा कनार, सेरागुटी आदि पर अधिकार कर लिया और बल्लापुर, रायदुर्ग, चित्तल दुर्ग आदि के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार अपनी योग्यता और साहस से हैदर अली एक साधारण स्थिति से उठकर मैसूर राज्य में प्रधान के पद पर पहुंच गया। हैदर अली के इस उत्कर्ष से मराठों, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों को ईर्ष्या होने लगी। वह लोग हैदर से भयभीत होकर उसे नियंत्रण में लाने की सोचने लगे। 1764 में पेशवा माधवराव ने हैदर अली को एक युद्ध में परास्त किया और 1765 में हैदर अली को मराठों से संधि करके उन्हें अपना कुछ भू क्षेत्र और 28 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वायदा करना पड़ा। 1765 में निजाम ने अंग्रेजों की सहायता लेकर हैदर अली पर आक्रमण किया और मराठे भी संधि में सम्मिलित हुए। लेकिन 1766 में हैदर अली ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर मोर्चे को छिन्न भिन्न कर दिया और अब उसे केवल अंग्रेजों से ही लोहा लेना था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुए प्रथम मैसूर युद्ध के कुछ मुख्य कारण थे। पहला, दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेजों को खतरा होने लगा था। हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र रचने लगे जो उसके लिए असहाय थे। हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर से अधिक आकर्षित था। 1767 में हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर दिया था। इस तरह के कारणों के फलस्वरूप 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली तथा अंग्रेजों का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में पहले तो अंग्रेजों को चंगामा और त्रिनोमोली नामक 2 स्थानों पर सफलता मिली, लेकिन बाद में हैदर अली ने अंग्रेजों को चारों ओर से घेर लिया। उसने अंग्रेजों को हराकर मंगोल पर अधिकार कर लिया और इसके बाद उसने 3 ओर से मद्रास पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की बहुत हानि हुई। अंत में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि के बारे में अगर बात करें तो ये संधि 1769 ईस्वी में हुई थी, 4 अप्रैल 1769। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली को बहुत सा धन दिया और दोनों पक्षों ने संकट के समय एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया। इस वजह से हैदर अली की शक्ति में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन इस संधि के प्रति अंग्रेज निष्ठावान नहीं रह सके। 1771 से 72 में माधवराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उनकी सहायता नहीं की। इस विश्वासघात के परिणामस्वरूप हैदर अली की क्रोध की सीमा नहीं रही और वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य दूसरा मैसूर युद्ध होने के कुछ कारण थे। पहला कारण मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन करना। अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया जो मैसूर राज्य में थी। हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे खाली करने को कहा, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। इसके अलावा हैदर अली 1779 ईस्वी में त्रिगुट संघ की स्थापना भी एक प्रमुख कारण था। उल्लेखनीय कि हैदराबाद का निजाम और हैदर अली दोनों ही अंग्रेजों से रुष्ट थे। इधर मराठे पहले ही अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर तीनों ही भारतीय शक्तियों ने आपस में मिलकर एक संयुक्त मोर्चे की स्थापना की। उक्त सभी कारणों से द्वितीय मैसूर युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। 1780 में के मध्य में हैदर अली ने एक विशाल सेना और 100 तोपें लेकर अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते संपूर्ण कर्नाटक पर हैदर अली का अधिकार हो गया। कर्नाटक का नवाब भागकर मद्रास पहुंचा। जब वो समाचार अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने एक सेना हेक्टर मुनरो की अध्यक्षता में मद्रास से और दूसरी सेना कर्नल बेली की अध्यक्षता में गुंटूर से हैदर अली के विरुद्ध भेजी। हैदर अली ने बेली की सेना को मार भगाया। बेली की पराजय सुनकर मुनरो मद्रास की ओर भाग गया। जब अंग्रेजों की पराजय का समाचार बंगाल पहुंचा तो वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट की अध्यक्षता में एक सेना हैदर अली के विरुद्ध भेजी। आयरकूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्टो नोवा और पोलीलोर के युद्धों में पराजित किया, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की बहुत हानि हुई। हैदर अली के विरुद्ध सर आयरकूट की सफलता इस कारण संभव हुई क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निजाम को गुंटूर का प्रदेश दे दिया, जिसमें दोनों ने हैदर अली
को सहायता देना बंद कर दिया। अभी युद्ध चल ही रहा था कि 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उधर सर आयरकूट की भी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू ने युद्ध बंद नहीं किया। 1783 ईस्वी में बेदनोर पर अधिकार कर लिया और जब वो समुद्र तटीय वर्ती मंगलोर पर घेरा डालने के लिए आगे बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने दक्षिण पश्चिम की ओर से मैसूर पर आक्रमण कर दिया। नवंबर 1783 ईस्वी में अंग्रेजों ने पालघाट और कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि कर ली। मंगलोर की संधि में क्या हुआ? मार्च 1784 ईस्वी में टीपू और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज मैकार्टनी के मध्य मंगलोर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया और युद्ध बंदियों को भी मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि वे मैसूर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे और संकट के समय में मैसूर की सहायता करेंगे, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इस संधि से जहां एक ओर टीपू सुल्तान और मैसूर राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं तो दूसरी ओर अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में बहुत नुकसान हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। मंगलोर की इस संधि के अनुसार ट्रावनकोर राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में था। उसके राजा ने डचों से 2 सीमांत नगर खरीदे थे। टीपू का कहना था कि ये नगर कोचीन राज्य के अधीन थे, जो उसका संरक्षित राज्य है। डचों को उन्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसने ट्रावनकोर के राजा से उसे तत्काल वापस देने की मांग की। टीपू के असंतोष का एक दूसरा कारण था ट्रावनकोर के मैसूर राज्य के कुछ अपराधियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए टीपू ने 14 दिसंबर सन 1789 ईस्वी को ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था, इसलिए कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस बार भी अंग्रेजों ने 1 जून 1790 को मराठों के साथ और 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने सैनिक टुकड़ियों के साथ सहायता करने का वादा किया। अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को तीनों में बांटने का आश्वासन दिया। 1790 में जनरल मीडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1790 में स्वयं कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन का कार्य अपने हाथ में ले लिया और राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। यद्यपि उसने मई 1791 में एक घमासान युद्ध में टीपू को पराजित किया था, लेकिन युद्ध सामग्री के अभाव में उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 1791 में गर्मियों में अंग्रेजों ने देवली और बलीपुर के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1792 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की संयुक्त सेनाओं के साथ श्रीरंगपट्टम पर दूसरी बार आक्रमण कर नगर के बाहरी भागों पर अधिकार कर लिया। अंत में टीपू ने आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों पक्षों के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपया लड़ाई का हर्जाना और आधा राज्य देना पड़ा। जब तक रुपया न चुका दिया, टीपू के दोनों पुत्र अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा। मालाबार, बारामहल, कुर्ग, डिंडीगुड़ के क्षेत्र अंग्रेजों को और उत्तर पश्चिमी धारवाड़ मराठों को, उत्तर पूर्व में कडप्पा से कन्नूर तक का क्षेत्र निजाम को दे दिया गया। तीनों सम्मिलित शक्तियों में प्रत्येक ने हर्जाने का 1/3 भाग ले लिया। टीपू की पराजय का कारण अंग्रेजों का कुशल सेनापतित्व था और उसकी हार का मुख्य कारण देसी राज्यों का असहयोग था। यदि निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो टीपू की विशाल सेना के समक्ष उनका ठहरना असंभव था। लेकिन दुर्भाग्यवश देसी नरेशों के पारस्परिक कलह ने भारत की परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ दिया। उनमें उस समय तक राष्ट्रीय चेतना का अभाव था और यही अभाव एक एक करके उन सबके नाश का कारण बना। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू को परास्त कर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया, परंतु टीपू हताश होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने शीघ्र ही अपनी शक्ति का पुनः संगठन प्रारंभ कर दिया और सीमाओं का वर्गीकरण आरंभ कर दिया। वास्तव में अंग्रेजों का घोर शत्रु था और भारत में उनकी सत्ता को ध्वस्त कर देना चाहता था। इस कार्य में उसे विदेशों से भी सहायता की आशा थी, अतः उसने राजनीतिक संबंध स्थापित के लिए काबुल, फारस, अरब, मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को प्रोत्साहन दिया और अनेक फ्रांसीसी उसकी सेना में सम्मिलित हो गए। टीपू फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य हो गया और अपने को नागरिक टीपू के नाम से पुकारने लगा। वेलिजली ने उसके इन कार्यों का लक्ष्य भली भांति समझ लिया और शीघ्र ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। निजाम और मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया।
हैरिस, जनरल स्टुअर्ट और गवर्नर जनरल के भाई आर्थर वेलिजली के सेनापतित्व में फरवरी 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। अंग्रेजी सेनाओं ने उसके राज्य पर पूर्व और पश्चिम से आक्रमण किया। टीपू ने बड़ी वीरता से सामना किया, लेकिन सदासिर और मलाली नामक स्थानों पर उसकी हार हुई। तत्पश्चात विजयी अंग्रेजी सेनाओं ने उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को भी घेर लिया। टीपू ने इस आपातकाल में असीम साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। उसने डटकर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंत में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए एक सच्चे सैनिक की भांति वीरगति को प्राप्त हुआ। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर में मुस्लिम सत्ता का अंत हो गया और राज्य का विभाजन कर दिया गया। कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टनम के भूप्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त हुए। गुटी, गुरमकोन और चित्तल दुर्ग का कुछ भाग निजाम को मिला। जो प्रदेश मराठों को देने थे उन्हें भी निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया, क्योंकि मराठों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया गया। इस सफलता के संबंध में मार्किस ऑव वेलिजली की उपाधि से विभूषित किया गया। टीपू का मूल्यांकन करने की अगर हम बात करें तो टीपू मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ। वो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। उसे निजाम और मराठों का साथ मिला होता तो अंग्रेजी राज्य का मानचित्र कुछ और ही होता। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू मैसूर का सुल्तान बना। वो 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक मैसूर का सुल्तान बना रहा। अंग्रेज सदैव उससे घबराते थे। कार्कपैट्रिक का कथन है कि वो निर्दयी और अत्याचारी शासक था। टीपू का राज्य खूब घना बसा हुआ था। उसके उर्वर प्रदेशों में अच्छी खेती होती थी। मैसूर राज्य की सेना का अनुशासन एवं राजभक्त प्रशंसनीय थी। यद्यपि टीपू कठोर और स्वेच्छाचारी शासक था, फिर भी वो सदैव अपनी प्रजा के दुख और सुख का ध्यान रखता था। उसका राज्य संपन्न था। व्यापार की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही थी। बड़े बड़े नगरों की संख्या बढ़ रही थी और प्रजा स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने व्यापार कार्यों को करती थी। विदेशी आगंतुकों का अब हम बात करेंगे अवध के राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अवध के राज्य का उत्कर्ष हुआ। इस राज्य ने तत्कालीन राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप इसे भी अंग्रेजों का कोपभोजन बनना पड़ा और अंततः अवध का राज्य भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद का शिकार बन गया। अवध राज्य की सीमाएं पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनास नदी तक विस्तृत थी। इस प्रकार यह मराठों और अंग्रेजी राज्यों के बीच बफर स्टेट के रूप में स्थित था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ और अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां अथवा बुरहान उल मुल्क था। उसने अपने नव स्वतंत्र राज्य की राजधानी फैजाबाद बनाया और वह मुस्लिमों में शिया था और निसापुर के सैयद वंश से संबंधित था। सादत खान ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में सम्राट का साथ दिया और मोहम्मद शाह ने उसे 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया और बुरहान उल मुल्क की उपाधि से विभूषित किया। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। सादत खां योग्य शासक सिद्ध हुआ। वो नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के आधिपत्य को स्वीकार करता था। वस्तुतः वो स्वतंत्र रहा। नादिर शाह के आक्रमण के अवसर पर उसे मुगल बादशाह ने दिल्ली बुलाया। वो वीरता से लड़ा किंतु बंदी बना लिया गया। सादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और 20 करोड़ रुपया मिलने का विश्वास दिलाया। जब उससे वो धन मांगा गया तो उसने 1739 ईस्वी में विष खाकर आत्महत्या कर ली। सफदरजंग का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका भतीजा और दामाद अबुल मंसूर खां सफदरजंग का उत्तराधिकारी बना। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1742 में सफदरजंग सेना लेकर बिहार गया और कुछ समय तक के लिए पटना पर अधिकार कर लिया। 1745 में रोहिलों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया लेकिन असफल रहा। 1748 में अहमद शाह आब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के दौरान सफदरजंग ने आब्दाली के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। युद्ध के बाद बादशाह अहमद शाह ने उसे वजीर के रूप में नियुक्त किया। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के वंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। अंततः पेशवा और सिंधिया और मल्लाह
राव के साथ एक मैत्री संधि की 1754 में अवध में इसकी मृत्यु हो गई। सफदरजंग ने अपने शासन में न्याय की उचित व्यवस्था की, राज्य के ऊंचे पद योग्यता अनुसार निष्पक्षता के साथ दिए। उसके शासन के सबसे उच्च पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय था। हिंदू और मुसलमानों के प्रति भेदभाव की नीति उसने नहीं अपनाई। उसने कला, संस्कृत, साहित्य को बढ़ावा दिया और अवध में लखनवी तहजीब इसी के शासनकाल में विकसित हुई। अब हम बात करेंगे शुजा-उद-दौला के बारे में। सफदरजंग के बाद उसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब बना। उसने 1762 ईस्वी में निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को उसके वजीर इमादुल मुल्क के विरुद्ध अपने राज्य में शरण दी और यही कारण था शाह आलम द्वितीय जब दिल्ली में सिंहासन पर बैठा तो शुजा-उद-दौला को वजीर का पद दिया। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। उसने बंगाल के पदमुक्त नवाब मीर कासिम को अपने राज्य में शरण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध 1764 के बक्सर के युद्ध में भाग लिया, लेकिन पराजित हुआ। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। 1773 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से बनारस की संधि की, जिसके तहत इलाहाबाद और कड़ा के जिले के नवाब को 50 लाख रुपए में हेस्टिंग ने बेच दिया। साथ ही नवाब ने रोहेलों के विरुद्ध कंपनी को सहायता देने का वचन दिया, जिसके लिए 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़े। इस संधि से प्रेरित होकर शुजा-उद-दौला ने 1774 में रोहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और मीरनपुर कटरा नामक स्थान पर रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला और रोहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो गई। शुजा-उद-दौला के बाद उसका पुत्र आसफ-उद-दौला 1775 में नवाब बना और इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ 1775 ईस्वी में स्थानांतरित कर दी और इसी वर्ष अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की संधि में बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। अंग्रेजों ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली, लेकिन 1781 में हेस्टिंग्स ने इस संधि का उल्लंघन करते हुए जॉन मिल्टन को अवध की बेगमों से धन वसूलने का आदेश दिया। बाद में जब बर्क द्वारा इंग्लैंड में हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया तो उनमें एक कारण अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार भी था। आसफ-उद-दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण करवाया और इस इमामबाड़े में कोई स्तंभ का प्रयोग नहीं है। अब हम वजीर अली के बारे में बात करें। आसफ-उद-दौला के बाद उसका पुत्र वजीर अली कुछ महीनों तक अवध का नवाब बना, लेकिन अंग्रेजों को अपनी तरफ मिलाकर उसका चाचा सादत अली खां 1798 में नवाब बन बैठा। अब सादत अली के बारे में बात करते हैं। यह नवाब आसफ-उद-दौला का भाई था। सर जॉन शोर से संधि कर इसने गद्दी प्राप्त की और बदले में अंग्रेजों को बहुत सा धन और इलाहाबाद का जिला प्रदान कर दिया। 1801 में वैलिज अली की सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य हुआ। अवध के नवाब ने अन्य शर्तें मानने के लिए अतिरिक्त अपना आधा राज्य, जिसमें रोहेलखंड, गोरखपुर और गंगा यमुना का मध्यवर्ती भाग सम्मिलित था, अंग्रेजों को दे दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने धन लेकर नवाब को राजा की उपाधि प्रदान की। इसके बाद गाजीउद्दीन हैदर अली खान नवाब बना। हेस्टिंग ने इसे 1815 में बादशाह की उपाधि प्रदान की। उसके बाद नसरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली खां और अंत में वाजिद अली शाह अवध का नवाब बना। वाजिद अली शाह के बारे में अगर हम बात करें तो ये अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसके शासनकाल में 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया और वाजिद अली शाह को पेंशन देकर निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि वास्तव में डलहौजी का ये कार्य अत्यंत निंदनीय था। अवध राज्य को हस्तगत करने के लिए उसने जिस अनीति और अत्याचार का प्रदर्शन किया, उसकी समता इतिहास में बहुत कम मिलेगी। उसने इसी हड़प नीति के अंतर्गत संभलपुर, बरार, जैतपुर, उदयपुर, करौली आदि रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। अब हम बात करेंगे बंगाल राज्य के बारे में। बंगाल तत्कालीन समय में आधुनिक पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश,
बिहार और उड़ीसा का सम्मिलित रूप था। यह मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। अंग्रेजों, डचों, फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की, जिनमें हुगली सबसे प्रमुख पत्तन के रूप में उभरा। बंगाल भारतीय प्रांतों में सबसे समृद्ध था। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में शाह सूजा की अनुमति लेकर बनाई थी। 1651 में एक राजवंश की महिला की डॉक्टर बॉटम द्वारा चिकित्सा करने पर शाह सूजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। सूबेदार अजीम मुशान ने 1698 ईस्वी में कंपनी को सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर दी। मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बना दिया। मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1719 में कुली खां को उड़ीसा की भी सूबेदारी प्रदान कर दी गई। अंग्रेजों को विशेष रियायत प्रदान करने के संदर्भ में मुर्शीद कुली खां और अजीम मुशान, जो औरंगजेब का पोता था, में मतभेद हो गया। इस कारण मुर्शीद ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शीद यद्यपि स्वतंत्र शासक था, फिर भी वो नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। उसके काल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। मुर्शीद ने भूमि सुधार प्रणाली अपनाते हुए समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया और इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। उसने कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज भी प्रदान किया, परंतु इसके द्वारा किए भू सुधारों से जमींदारों में असंतोष था। यही कारण था कि उसके शासनकाल में 3 जमींदार विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम और उदय नारायण ने किया, दूसरा सुजात खां ने और तीसरा नजात खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ।